हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्फ असेसमेंट पेपर 2 ओसवाल का। ये सैंपल पेपर है टर्म 2 एग्जाम 2022 के लिए। सैंपल पेपर 1 के दो पार्ट, दो वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आई होप आप लोगों ने देख भी लिया होगा। बच्चों, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेपरेट वीडियो चैप्टर वाइज ओसवाल के क्वेश्चन बैंक से मैंने ऑलरेडी बना के अपलोड किए हैं काफ़ी टाइम पहले। आप लोगों ने आई होप देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जाकर के देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप डायरेक्ट इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। फिजिक्स बार बार कह रहा हूं बच्चों, फिजिक्स में इस बार सिर्फ न्यूमेरिकल सम आने वाले हैं और मैक्सिमम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल सम ही आते हैं फिजिक्स में। आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सम के लिए चैप्टर वाइज वीडियो देखना ना भूलें। चैप्टर वाइज वीडियो एक बार जरूर देख लें। डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वहां पर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है, मीथेन इज अ वन कार्बन कंपाउंड इन विच the carbon is attached by single bond to 4 hydrogen atom. It is colorless, odorless, non-toxic but flammable gas. Study the electron dot structure of methane. Name the type of bond performed in this compound. So बच्चों, आप लोगों को पता ही है कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट। फर्स्ट का आंसर आ जाएगा बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? ओके। ये फर्स्ट का आंसर था। सेकंड पूछ रहे आपको, व्हाई आर सच कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्यों? तो आप लिखना है आपको कि कोवैलेंट बॉन्ड्स, इन कोवैलेंट बॉन्ड्स नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। इन कोवैलेंट बॉन्ड्स, बच्चों मैं लिख के दिखाऊं, इन कोवैलेंट बॉन्ड्स no free electron are available that's why this type of compound is a poor conductor of electricity. That's why this type of compound is poor conductor of electricity. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, an element X has atomic number 13. बच्चों एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 13। याद रखना है आपको। द एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर symbol Z of a chemical element is the number of proton found in the nucleus of every atom of that element. In an uncharged atom, the atomic number is also equals to the number of electrons. What is the group and period number to which the element X belongs? बच्चों देखिए X का एटॉमिक नंबर कितना है? 13 है। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 283। इसका वैलेंसी कितना होगा बच्चों? 3। अगर 3 वैलेंसी होगा तो ये कौन से ग्रुप में बिलोंग्स करेगा? 3 + 10 13 ग्रुप में, तो 13th ग्रुप हो जाएगा बच्चों और पीरियड 3 हो जाएगा। समझ में आया? एंड
थर्ड पीरियड। समझ में आया बच्चों? ओके, कह रहा है इज दिस एलिमेंट एक्स इज अ मेटल और नॉन मेटल, जस्टिफाई योर आंसर। तो सिंपल सा फंडा है बच्चों, ये क्या होगा? मेटल होगा। क्यों लिखोगे एक्स इज अ मेटल? बट वाई? बिकॉज it can lose 3 electrons to become stable। ये बच्चों लास्ट का जो 3 इलेक्ट्रॉन है, ये अगर लूज कर दे तो ये स्टेबल हो जाएगा, इनर्ट गैस का स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ मेटल। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। करा फर्टिलाइजेशन ऑन and implementation are the most critical events in the reproduction process. In this process, both egg and sperm are fused together to form a zygote. Later, it gets implemented into the uterus and the development of an organism starts. The given flow chart explain the process. Study the chart and answer the question given below. Okay, बच्चों नीचे दिया गया है चार्ट, जिसको हमें फॉलो करना है और फिर आंसर देना है क्वेश्चन का। सो देखिए, ये फॉलो चार्ट आपको दिख रहा होगा। ये है मैन, टेस्टी, डब्लू, उसके बाद है वुमेन्स, एक्स, एग सेल्स, जेड, इम्बायर, वाई। सो आपको एक्स वाई जेड का जो है नाम लिखना है। तो बच्चों देखिए, ये जो एक्स है ये हो जाएगा ओवरी। क्या होगा? OVARY। वाई जो है बच्चों ZYGOTE। और जेड आपसे पूछा है तो जेड का जो नेमिंग होगा, जेड होगा बच्चों यहाँ पर FOETUS, फटस। क्लियर है बच्चों? लेवल कर दिए हम, जस्ट नेमिंग करना था। करा वेयर डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी में बच्चों फर्टिलाइजेशन फ्लोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है? फ्लोपियन ट्यूब। सो आपको लिखना है fertilization take place fertilization takes place in fallopian tube। ठीक है बच्चों, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इन बायोलॉजी क्लास अ टीचर शोन हेयर स्टूडेंट द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन of pollen on stigma. Also, she told that the germination of pollen grains in stigma occurs in vivo conditions. It is called as fertilization. Pollen grains are the male gametes and stigma is the female floral part. Ovule contains the egg cell. Based on the information and diagram given below, answer the question given below. ओके, नीचे देखते हैं बच्चों आंसर क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई ए एंड एक्सप्लेन हाउ इट रीचेज पार्ट बी। सो बच्चों कह रहा है ए क्या है, तो ए देखिए ये पोलन ग्रेन्स है। क्या है बच्चों? पोलन ग्रेन्स।
पोलन ग्रेन्स। ओके, ये बी नीचे तक पहुंचता कैसे है बच्चों, ये नीचे तक पहुंचेगा बी तक, ठीक है। जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। सो पार्ट ए आपको लिखना है पोलन ग्रेन रिचेज पार्ट reaches part B by the process of pollination। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन क्या पूछा है। आगे पूछा है व्हाट हैपेंस टू द पार्ट मार्क्ड डी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज ओवर। तो डी पार्ट में क्या होगा, तो डी पार्ट जो है बच्चों यहां पर आप देख पा रहे हैं ये फीमेल गेमेट्स है। क्या है, फीमेल इसको लिखोगे आप पार्ट डी जो है मार्क कीजिए फीमेल GAM ETE फीमेल गेमेट। सो बी का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी का आंसर मैं ऊपर लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। लिखोगे एग सेल्स that forms zygote after fertilization। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका इन अ क्रॉस बिटवीन प्लांट विथ पर्पल फ्लावर्स एंड प्लांट्स विथ व्हाइट फ्लावर्स द F1 had all white flowers when F1 generation was self bred। the F2 generation gave rise to 100% individual, 75% of which had white flowers marked as cross, and find the genotypes of F2 individuals। what is the ratio of purple and white flowers plant in F2 generation। ओके, F2 जनरेशन क्वेश्चन समझ में आया बच्चों। व्हाइट फ्लावर्स प्लांट है और पर्पल फ्लावर प्लांट्स है। कह रहा है F1 जनरेशन में जो है वो 100% जो है इंडिविजुअल्स देता है और व्हाइट फ्लावर्स आता है। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में 75 ऑफ विच हैड व्हाइट फ्लावर, 75% व्हाइट फ्लावर्स आता है। तो आपसे पूछ रहा है कि किस रेशियो में ये व्हाइट फ्लावर्स और पर्पल फ्लावर्स आएगा। सो देखिए यहां पर थोड़ा सा स्पेस मिल गया है, यहां पर ही हम तो व्हाइट के लिए बच्चों W हम यूज कर रहे हैं व्हाइट, ठीक है। और पर्पल के लिए P यूज कर लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत है। W stands for white flower and P stands for purple flower। सो बच्चों देखो पेरेंट्स जो है आपका
आपका नहीं, मतलब क्वेश्चन में जो गिवन है। सो व्हाइट एंड पर्पल। ठीक है बच्चों, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन होगा बच्चों क्रॉस करने के बाद WP, जो व्हाइट है ऑलरेडी, अब बच्चों अगेन हमें क्रॉस करना है WP क्रॉस WP। सो F2 जनरेशन में बच्चों आएगा आपका WW, व्हाइट आएगा बच्चों, देन व्हाइट पर्पल एंड पर्पल पर। सो बच्चों यहां पर देखिए ये 1, अगर रेशियो में मैं दिखाऊं तो ये 1 है, ये 2 और ये बच्चों 1 है। सो इसको प्लस करोगे आप तो व्हाइट का कितना हो गया, व्हाइट हो गए बच्चों 2 और पर्पल हो गए 1। सो आपका रेशियो क्या हो गया 2 + 1 3, 3:1, 3:1। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए एक और क्वेश्चन है उसका, कह रहा है क्रोमोसोम्स आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल एंड आर थेरेपी and thereby the carriage of genes and heredity characteristic. Chromosome and DNA. Next question नीचे, explain how in sexually reproduction organism the number of chromosomes in the progeny is maintained. So बच्चों लिखना है आपको in sexually reproduction organisms produce produced gametes are always haploid. When two gametes fuse, the zygote forms contains the full set of chromosomes, contains the full set of
क्रोमोसोम। ठीक है बच्चों, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कंपास कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल नीडल विच इज मैग्नेटाइज्ड itself and which is free to turn in any direction. Therefore, in the presence of a magnetic field, the needle is able to line up in the same direction as the field. Shivani placed magnetic compass needle in the plane of paper near point A as shown in the figure. So बच्चों यहाँ पर ये फिगर आपको दिख रहा होगा, शिवानी ने जो प्लेस्ड किया है ये फिगर, ये ड्राइंग है आपके पास ये वाला। इसमें आप देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सो बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच प्लेन शुड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बी प्लेस्ड सो दैट इट पासेज थ्रू पॉइंट ए एंड देयर इज नो चेंज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास। सो बच्चों देखो, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया जाता है एक प्लेन पेपर पर, तो क्या होगा कि मैं कंपास के द्वारा कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। तो यही चीज आपको लिखना भी है, लिखना है आपको, इफ करंट कैरिंग कंडक्टर, इफ करंट कैरिंग conductor is placed in in a plane of paper there will be no deflection by the magnetic compass। ठीक है बच्चों, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है, अंडरलाइन व्हाट कंडीशन इज द डिफ्लेक्शन मैक्सिमम एंड व्हाई। सो बच्चों डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कब होता है, जब आपका करंट कैरिंग कंडक्टर जो है परपेंडिकुलर होता है प्लेन के। ठीक है, सो आपको लिखना है, यहीं पर लिख देता हूं मैं आंसर, व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज when the current carrying conductor is perpendicular to the plane of the paper, then the deflection is maximum. Then the deflection is maximum। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी का एक और पार्ट दिया है। पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट।
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? तो बच्चों जब आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी मैग्नेटिक कंडक्टर, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, magnetic field is produced around it. Okay, so this is known as magnetic effect of current. So बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं हम, when the current flows through a conductor, flows through the conductor, magnetic field is produced around it. This is known as magnetic effect of current. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया इसी में, इसका एक और क्वेश्चन है, एक और पार्ट है आपका। कह रहा हाउ कैन यू डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जस्ट बाय वाचिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बच्चों जब आप उसको ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि अगर करंट का फ्लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है देन क्या होगा, कॉइल जो है साइड ऑफ द कॉइल साउथ पोल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होता है तो नॉर्थ पोल प्रोड्यूस करेगा। एक और बार फिर से सुनिए, मैंने क्या बोला, जब आप उसको ध्यान से देखोगे तो अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखता है तो साउथ पोल प्रोड्यूस होगा, और अगर आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखता हो तो कौन सा प्रोड्यूस होगा, नॉर्थ पोल। सो आप लिखोगे इफ द फ्लो ऑफ current is clockwise direction, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, if the flowing of current is clockwise direction then at that side south pole is produced. South pole is produced. And if the current flows in anti-clockwise direction
clockwise direction, then at that side north pole is produced. North pole is produced. ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा हो तो हम क्वेश्चन को शॉर्ट करके कहीं और लगा सकते हैं। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, Rahul was studying a terrestrial food chain. He observed the flow of energy as flows. पहला बच्चों ट्री है, देन ट्री को कौन कंज्यूम करता है? गोट, और गोट को कौन? लायन। ये एक तरीके से फूड चेन बनाया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इफ ऑटोट्रॉप्स कॉपिंग द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, व्हाट आर हर्बीवोरस कॉल्ड एज? हर्बीवोरस को तब क्या कह सकते हैं? तो हर्बीवोरस कहलाएगा आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्या कहलाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो पहला का आंसर हो गया प्राइमरी कंज्यूमर्स। दूसरा है हाउ मच एनर्जी डज द लाइन गेट्स इन द अबव फूड चेन। सो आपने बच्चों 10% लॉ पढ़ा होगा, आई होप आपने पढ़ा होगा 10% लॉ। जो आप जिसको कंज्यूम करते हो उसका 10% एनर्जी ही आप में जाती है। सो इसको आप लिखोगे कैसे? तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, according to 10% law, only 10% of energy is transferred from one tropic level to next, from one tropic level to another tropic level. सो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा है, 1000 कैलोरी जो है यहाँ पर है। तो 1000 कैलोरी का आप 10% निकालोगे तो 100 आएगा। सो 100 किलो जूल जो है ये मिलेगा आपको गोट को। ठीक है, ओके। अब 100 का 10% आप निकालोगे तो 10 आएगा, तो 10% मिलेगा, 10 किलो जूल मिलेगा लाइन को। समझ में आया? एक और बात देखिए, ये जो ट्री देख रहे हैं आप, ट्री के पास कितना था? 1000 किलो जूल। तो इसका 10% ही ट्रांसफर होगा किसमें? गोट में। तो 1000 का 10% कितना होता है? 100। सो 100 किलो जूल ट्रांसफर हो गया गोट में। अब गोट को किसने खा लिया? लाइन ने। तो लाइन में कितना परसेंट होगा? 10%। तो 100 का 10% आप निकालेंगे तो 10 किलो जूल होगा। इसी को हम बोलते हैं 10% लॉ। समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसी का और पार्ट। सेवेंथ का और पार्ट। कह रहा है बच्चों द डायग्राम शोज द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम। सन
producers, then primary consumers, secondary consumers. The smallest amount of energy transferred between organism and the largest amount of energy lost to the ecosystem is represented by which arrow? Okay, बच्चों कह रहा है कि किस एरो के द्वारा आपको ये दिखाया जा रहा है कि ऑर्गेनिज्म के बीच जो है स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड हो रहा है, ठीक है, और किस एरो के द्वारा दिखाया जा रहा है कि मैक्सिमम लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस हो रहा है, ठीक है। सो अभी जस्ट मैंने आपको 10% रूल समझाया था कि कोई भी चीज को जब हम कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है 10% ही आता है। सो देखिए 10% आप करते चलिए तो आप देखेंगे कहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंच रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। सो 4 नंबर ऑफ एरो जो है ये शो करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। क्लियर? देखिए ना 10% 10% 10% डिक्रीज होता गया, तो ये 4 के पास आप लिखोगे स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी ठीक है। ओके, अब बोला कि सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में कहाँ वेस्ट होता है, तो ये एरो 2 के द्वारा ड्यू टू हीट सबसे ज्यादा जो है प्राइमरी से सेकेंडरी में जा तक यहाँ पर लॉस्ट होता है। तो यहाँ पर सेकेंड एरो के पास आपको लिखना है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट, ठीक है बच्चों। अब आपसे कोई पूछता है कि नहीं रीजन बता दो क्यों, तो मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि 4 पे हम इसलिए लिखे हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगा क्योंकि 10% रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है ना। यहां से 10% रिड्यूस हुआ, अगेन 10%, अगेन 10%, समझ में आ रहा है? सम से नहीं बच्चों, यहां से 10%, यहां से। उसके बाद देखिए, तो आप दूसरा पूछेगा आपसे क्यों भाई 2 पर क्यों हो रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस, तो लिखोगे बिकॉज प्रोड्यूसर टेक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। प्रोड्यूसर जो है एनर्जी कहां से लेता है? सन से। प्रोड्यूसर कौन होता है? कोई प्लांट, तो प्लांट से सीधा सन से एनर्जी लेता है। सो ओनली 1% ऑफ इट इज यूज टू प्रिपेयर फूड, और उसका वो सिर्फ 1% यूज करता है अपना फूड बनाने में। कितना परसेंट? 1%। तो बाकी का 99% क्या हुआ? लॉस हो गया। सो ये एज ए हीट लॉस हो जाता है, 99% जो आपका लॉस हो जाता है एज ए हीट। समझ में आ रहा है? चलिए, सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। सेकंड वीडियो में हम आपको सेक्शन बी एक्सप्लेन करेंगे, सो बने रहिए मेरे साथ।